नावल अलिफ पार्ट 3। रचना कुदवाई इस वक्त अपने टीवी शो के लिए कल्ब मोमिन के एक इंटरव्यू के लिए इसके इस पेंट हाउस पर अपने अमले के साथ मौजूद थी और इस जगह को देखकर वैसे ही मरऊब हुई थी जैसे पहली बार आने वाला कोई भी नौवारिद हो जाता था। उसने कल्ब मोमिन के बारे में जितना सुन रखा था उतनी ही शोहरत उसने इस पेंट हाउस की नाइट पार्टीज़ की भी सुन रखी थी और आज वो बिलाखिर महीनों बाद कल्ब मोमिन से इंटरव्यू के लिए वक्त लेने में कामयाब हो गई थी। इसका अमला इस वक्त सिटिंग एरिया के एक हिस्से को इस इंटरव्यू के लिए मुंतखब करके वहाँ लाइटिंग वगैरह करने और कैमरा एडजस्ट करने में मसरूफ़ था और रचना कुदवाई कल्ब मोमिन के असिस्टेंट के साथ गपशप करने में, जिसने यहाँ इनका इस्तकबाल किया था। उसी ने इंटरव्यू के लिए कल्ब मोमिन से मामलात तय किए थे। अगली फ़िल्म के लिए ऑडिशन कब से स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग? रचना कुदवाई ने मोमिन के असिस्टेंट दाऊद से पूछा। वो अमूमी सी बातचीत थी। अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, दाऊद ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। मोमिन आमतौर पर हमेशा वक्त पर आता था, आज वो 10 मिनट लेट था। गैर मामूली बात थी। अच्छा, तो सारी ही कास्ट नहीं उठाओगे तुम लोग? रचना ने मज़ीद कुरेदा। हाँ, वो तो जाहिर है। मोमिन ने अपनी तीनों फिल्मों में अभी तक मेन कास्ट में किसी को दोबारा नहीं लिया। दाऊद ने अपने मोबाइल पर मोमिन को टेक्स्ट करते हुए कहा और फिर एकदम पुरजोश अंदाज में रचना से कहा, ही इज़ हेयर, वो आ गए। दाऊद ने पलट कर किसी को सलाम किया था। रचना कुदवाई ने बेख्तियार मुड़कर देखा। सफ़ेद और ब्लू सिम फिट कॉटन शर्ट और डुकर्स की खाकी जीन्स में स्टाइलिश टॉम फोर्ड के जूते पहने हुए वो बहुत ख़ास लग रहा था। रचना कुदवाई कल्ब मोमिन से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इसका चेहरा इसके लिए अजनबी नहीं था। वो दर्जनों पार्टीज़ और अवार्ड्स शो में इसे देख चुकी थी, मगर इसके घर पर इस तरह रूबरू वो पहली बार उसे देख रही थी। पहली बार दोनों का आमना सामना हो रहा था। कल्ब मोमिन मकनातीसी शख्सियत का मालिक था। इसने कई लोगों से सुना था, मगर वहाँ इसके रूबरू इससे मिलते हुए उसने पहली बार इसकी मकनातीसियत महसूस भी की थी। मैं लेट तो नहीं हुआ? रचना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए इसने खुशगवार लहजे में पूछा था। बहुत ज़्यादा नहीं, वो जवाबन हंसी। वो इसे नर्वस कर रहा था और अपने सहाफ़ती करियर में ये रचना के साथ कम ही हुआ था। लाइटिंग ठीक नहीं। वो रचना को वहीं खड़ा छोड़कर आगे बढ़ा। अब वो इस जगह को देख रहा था जहां इंटरव्यू के लिए लाइट्स और कैमरा लगाए गए थे। वो रचना के जवाबी रद्दअमल का इंतज़ार किए बगैर डीओपी के मॉनिटर पर फ्रेम देखने लगा था और इससे पहले कि रचना या इसकी टीम में से कोई भी कुछ और कहता, वो लाइट मैन को हदायत देने लगा। 5-7 मिनट के बाद इसने मोमिन को दोबारा मॉनिटर पर झुकते देखा और फिर एक लम्हे बाद ही वो सीधा हो गया और इसने रचना को मुखातिब करते हुए कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है। वो मिस्टर परफेक्ट था। वो लोग जो इसके साथ इसके इश्तिहारात और फिल्मों में काम कर चुके थे, इसके बारे में कहते थे। इसका अमली मुजाहरा इसने कल्ब मोमिन से अपनी पहली मुलाकात में ही देख लिया था। रचना कुछ नदामत से मॉनिटर की तरफ झुकी थी। इसकी जगह कोई भी होता तो इसी कैफियत का शिकार होता कि क्यों वो ये तवक्का नहीं कर रही थी कि जिससे वो इंटरव्यू लेने जाएगी वो इसके अमले का कोई नुक्स पकड़कर इसके सामने रख देगा। मॉनिटर के फ्रेम पर पहली नज़र डालते ही रचना मोमिन को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी। ये वो फ्रेम ही नहीं लग रहा था जो वो चंद लम्हे पहले इस मॉनिटर पर देखकर हटी थी। कैमरे के एंगल और लेंस की मामूली एडजस्टमेंट और 1-2 जगह लाइट्स की तब्दीली ने इस फ्रेम को बिल्कुल बदल दिया था। मोमिन अपने काम का माहिर था। उसे यह बात तस्लीम करने में इस लम्हा कोई आर महसूस नहीं हुआ। वो फ्रेम देखकर इससे बात करना चाहती थी, इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर पलटने पर इसने इसे कदरे फासले पर खड़े दाऊद के साथ गुफ्तगू करते हुए पाया, यूं जैसे वो जानता था कि इसके फ्रेम में कोई भी खामी होगी और इसकी तारीफ़ी रिमार्क से भी वो बेनियाज ही था।
वो काबिल रश्क हद तक पुरएतमाद था। रचना को हाथ में पकड़े इंटरव्यू के लिए तैयार किए गए सवालनामे को देखने की ज़रूरत महसूस हुई। वो नहीं चाहती थी वो इसमें से भी किसी सवाल पर कोई एतराज़ करता। कल्बे मोमिन फ़िल्म इंडस्ट्री में आपका कैरियर, ही कम, ही सा, ही कॉन्क्यूड। वो आया, उसने देखा, उसने फ़तह कर लिया कि बेहतरीन मिसाल करार दिया गया है। क्या आपके लिए सब कुछ इतना ही आसान रहा है? वो बिलाखिर इंटरव्यू के लिए बैठ गए थे और इब्तदाई रस्मी बातचीत के बाद रचना कुदवाई ने इससे अपना पहला सवाल किया। सवाल करते हुए इससे नज़र मिलाने पर रचना कुदवाई को एहसास हुआ कि कल्बे मोमिन की आंखें बेहद तेज़ और चमकदार हैं। इससे नज़र मिलाकर बात करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। कल्बे मोमिन को वो अगर एक लफ्ज़ में कहीं बैठकर बयान करती तो वो लफ्ज़ एतमाद होता। उसने इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों में इतना एतमाद देखा था। इसके सामने बैठा बंदा गड़बड़ महसूस करता या इसके चेहरे के तासुरात देखकर घबरा जाता था। टांग पर टांग रखे कुर्सी के सामने दोनों बाजुओं पर हाथ रखे इसने रचना का सवाल सुना, मुस्कुराया और फिर बोला, इससे भी ज़्यादा आसान रहा है मेरा सफ़र। मैं मानता हूँ मैं खुशकिस्मत रहा हूँ इस फील्ड में आने के लिए। मुझे किसी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। रचना ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। इसमें एक बात यह भी थी कि वो फ्लर्ट है, मगर अब तक मोमिन के साथ बातचीत में इसके फ्लर्ट होने का इशारा नहीं मिला था। वो इससे बेहद मुहज़्ज़ब तरीके से मुखातिब हो रहा था। इसके जवाब के दौरान रचना कुदवाई का जहन कहीं और मसरूफ़ था। इसके खामोश होने पर भी वो चंद लम्हे उसे देखती रही थी, यूं जैसे इसकी जानिब से मज़ीद कुछ कहने की मुंतज़िर हो। लेकिन इसकी खामोशी पर इसे अंदाज़ा हुआ था कि वह जवाब दे चुका था और इसके अगले सवाल का मुंतज़िर था। आपकी फ़ैमिली में से कोई और भी इस फील्ड में है? रचना को अगला सवाल वैसे ही याद था। कोई नहीं, खटाक से जवाब आया। इस सवाल के साथ ही रचना कुदवाई के लिए इंटरव्यू के सबसे दिलचस्प हिस्से का आगाज़ हो गया था। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुई, यहाँ कहाँ पैदाइश हुई, कौन कौन है आपकी फ़ैमिली में और etc। रचना ने जितनी दिलचस्पी से ये सवाल पूछा था, जवाब का आगाज़ उतनी ही गैर दिलचस्पी से हुआ था। मेरी पैदाइश तुर्की में हुई। फ़ादर का ताल्लुक़ तुर्की से था और मदर का पाकिस्तान से। दोनों की डेथ हो चुकी है, बहन भाई कोई नहीं है। रचना इसके जवाब पर बेख्तियार चौंकी। ओह, इसीलिए आपके लिए फीचर्स इतने देसी नहीं हैं। गालिबन मीडिया में भी ज़्यादा लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स का ताल्लुक़ तुर्की से है। कितना अर्सा रहे आप तुर्की में? बचपन तकरीबन सारा ही वहाँ गुजरा। नौजवानी का कुछ हिस्सा इसके बाद मैं अमेरिका चला गया था। हाई स्कूल के बाद तकरीबन 6-7 साल वहाँ रहा और 7-8 साल से अब पाकिस्तान में हूँ। वो बेहद संजीदगी से बता रहा था। रचना को इसकी संजीदगी की वजह समझ में नहीं आई। उसने अगला सवाल किया, पेरेंट्स में से कोई और मीडिया या फ़ाइन आर्ट्स से मुंसलिक रहा? वो इस पर चंद लम्हों के लिए इसके सवाल पर खामोश रहा और फिर उसने कहा, मेरे फादर एक कैलीग्राफर थे। वेरी इंटरेस्टिंग। रचना कहे बगैर नहीं रह सकी। मगर मैं बहुत छोटा था जब इनकी डेथ हो गई। और आपकी मदर? रचना ने बेसाख्ता पूछा। मोमिन बेसाख्ता चौंका। फिर इसने इसी रवानी से कहा, वो हाउसवाइफ थी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपके फ़ादर टर्किश थे और मदर पाकिस्तानी और इनकी शादी हुई। क्या ये लव मैरिज थी? रचना पूछे बगैर नहीं रह सकी और इसने पहली बार मोमिन के माथे पर बल देखे, फिर उसे कहते सुना, इंटरव्यू मेरा है ना? जी जी, आप ही का है। रचना गड़बड़ाई। तो मेरे बारे में ही बात करते हैं, मोमिन ने अगला जुमला कहा। रचना ने इसकी साफ गोई के बारे में भी सुना था, मगर इतने बड़मिला इजहार की तवक्का नहीं कर रही थी। कैलीग्राफी से कमर्शियल फ़िल्म मेकिंग तक मुंतकिली या सफ़र, आप इसे जो भी कहें, ये कुछ अजीब नहीं है? वो मोमिन से पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। मोमिन के माथे पर वो बल दोबारा नमूदार हुए थे। कैलीग्राफी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं।
वो मेरे फादर करते थे। मैं अमेरिका से फ़िल्म मेकिंग ही पढ़ के आया हूँ और शुरू से फ़िल्म मेकिंग ही कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले वो एड फिल्म्स थी, अब कमर्शियल। इसने तफसील से बताया। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अगर आपके फ़ादर कैलीग्राफी करते थे तो यकीनन मज़हबी माहौल होगा आपकी फ़ैमिली में। और इससे पहले कि रचना अपने सवाल को मुकम्मल करती, उसने उसे दरमियान में ही टोक दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये इंटरव्यू मेरे बारे में है, तो आप सवालों का फोकस मुझ पर ही रखें। मेरे पेरेंट्स क्या करते थे और क्या नहीं, इंटरव्यू इस बारे में नहीं है, तो काइंडली इसके ऊपर रोशनी डालें। रचना की समझ में नहीं आया वो किस बात की वजह से झुंझलाया हुआ है। इसने इसके माँ बाप के हवाले से कोई काबिल एतराज़ सवाल नहीं किया था, मगर वो इस वक्त कल्ब मोमिन से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। इसके पास वक्त महदूद था और सवाल लामहदूद। आपकी फिल्म्स में ग्लैमर की भरमार होती है। औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया जाता है। ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ का कहना है कि अगरचे आपकी फ़िल्म देखने में एक मास्टरपीस होती है और जितनी खूबसूरती से आप अपनी हीरोइन को फ़िल्म स्क्रीन पर एक देवा के तौर पर एक्सपोज करते हैं, इंडस्ट्री का कोई और डायरेक्टर नहीं कर सकता। आप अपनी हीरोइन को तसव्वुराती शय बना देते हैं। उसने रचना को दोबारा टोका और कहा, आपका सवाल क्या है? क्रिटिसाइज़ क्या कहते हैं या वो जो मैं जानता हूँ? रचना का चेहरा सुर्ख हुआ। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इसे इस तरह टोकेगा। मेरा सवाल ये है कि आपकी फ़िल्म क्रिटिक्स की नज़र में चीप एंटरटेनमेंट के सिवा कुछ नहीं, वो आपकी नज़र में क्या है? रचना ने ना चाहते हुए भी इस बार तल्ख हुई थी। और ये क्रिटिक्स वो लोग हैं जो दूसरों की हिट फिल्म्स पर अपने फ्लॉप रिव्यूज़ लिख कर 5 मिनट के लिए नुमायाँ होना चाहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसका 2 टोक जवाब आया था। मेरी नज़र में मेरी फिल्म्स मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ फैंटेसी, तसव्वुरात के वो लम्हात और तसव्वुरात की तजसीम है। मैं वो बनाता हूँ जो मुझे इंटरटेन करता है और वो अच्छी हैं या बुरी, इसका फ़ैसला बॉक्स ऑफिस करता है। क्रिटिक्स के 2 और 3 स्टार रिव्यूज़ नहीं। इसने बात जारी रखते हुए कहा, आप जो भी कहें ये बात तो एक फैक्ट है। आप अपनी फिल्म्स में औरत को एक ऑब्जेक्ट शय के तौर पे पेश करते हैं। वो एक बारबी डॉल से ज़्यादा कुछ नहीं होती। ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर। रुशना ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। कल्ब मोमिन की साफ़गोई ने यकदम जैसे उसे बेहद मुँहफट बना दिया था। वो कल्ब मोमिन नहीं, बल्कि ये कल्ब मोमिन नहीं करता, ये पूरी दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री करती है। इसी 80% फिल्म्स औरत ही के गिर्द घूमती हैं, इसके जिस्म, इसकी खूबसूरती, इसके ग्लैमर के गिर्द। मैं 8 फिल्म्स बनाना नहीं चाहता जिनको देखने के लिए वो क्रिटिक्स भी सिनेमा नहीं जाते और सिर्फ डीलर देखकर या ट्रेलर देखकर वर्ल्ड क्लासिक करार दे देते हैं। आप बहुत ब्लंट, मुँह फट हैं। रचना कहे बगैर ना रह सकी। ये खामी है या तारीफ़? इसने फ़ौरन पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ यह आपकी कामयाबी की अनायत है। कामयाबी में हर शख्स ब्लंट होता है, रचना ने कहा। वो इस पर मुस्कुराया और उसने कहा, मैं नाकामी में इससे ज़्यादा ब्लंट होऊंगा, डोंट वरी। रचना भी मुस्कुरा दी। अब अगर कामयाबी के बारे में बात शुरू हो ही गई है तो आप बताएं, आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? कामयाबी वो है जो सर चढ़कर बोले, जिसके बारे में आप खुद नहीं दुनिया बात करे। लोग आप जैसा बनने के लिए आपसे जेलस हों। मैं इन्वेरियश्क की बात नहीं कर रहा, जेलसी, हसद की बात कर रहा हूँ। स्टेज पर आप खड़े हों और नीचे दुनिया का हर शख्स आपका दुश्मन। रचना को लगा वो मजाक कर रहा था, मगर इसके चेहरे का इत्मीनान रचना के इस अंदाजे की नफ़ी कर रहा था। कामयाबी दायमी नहीं होती, इसका एक वक्त होता है और वो वक्त गुज़र जाता है। रचना ने जैसे से याद दहानी कराई।
फिर दुश्मनों और हासदीन के इस गिरोह का अब क्या करेंगे? फिर ये मेरे साथ नहीं होंगे, अगले कामयाब आदमी के पीछे होंगे। वो इसी तरह इत्मीनान से मुस्कुराया। रुशना इसकी हाजिर जवाबी से महजूज हुई। आज अवार्ड्स हो रहे हैं, आप और आपकी फ़िल्म को नामज़द किया गया, क्या तवक्कात हैं? रुशना ने आखिरी सवाल किया। आई विल विन ऑल, कल्ब मोमिन ने उसी पुरएतमाद लहजे और गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा जो रुशना को इसका शनाख्ती निशान लगी थी। और अगर ना जीत सके तो वो पूछे बगैर ना रह सकी, तो अवार्ड का बायकॉट कर दूंगा। इसी रवानी और इत्मीनान से जवाब आया। ये फेयर प्ले तो नहीं है, रुशना कहे बगैर नहीं रह सकी। मैं फेयर प्ले पर यकीन नहीं रखता, कल्ब मोमिन ने मुस्कुराते हुए अपने कॉलर से माइक उतारते हुए कहा। शुक्रिया। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।